आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे हम एक ग्लास प्रिज्म को इस्तेमाल करके ग्लास का क्रिटिकल एंगल मालूम कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी मीडियम का क्रिटिकल एंगल मालूम कर लेते हैं तो उस क्रिटिकल एंगल की मदद से आप उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मालूम कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है कि जिस एंगल के ऊपर मैक्सिमम लाइट मीडियम के अंदर ही रहती है, यानी कि मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और लाइट का बहुत ही कम हिस्सा मीडियम से बाहर निकलता है, यानी कि बहुत ही कम लाइट रिफ्रैक्ट होती है। अगर आप क्रिटिकल एंगल से एंगल को बढ़ाएं तो क्या होगा कि सारी की सारी इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट होकर मीडियम के अंदर ही रह जाएगी और इंसिडेंट लाइट का कोई हिस्सा भी रिफ्रैक्ट नहीं होगा, यानी कि मीडियम के बाहर नहीं निकलेगा। तो किताबों में क्रिटिकल एंगल की क्या डेफिनेशन लिखी होती है कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। तो मैं आपको क्रिटिकल एंगल मज़ीद समझाना चाहूँगा। उसके लिए हम अज्यूम करेंगे कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये सारा इस ब्लू लाइन के ये ग्लास है और ये ऊपर वाला सारा हिस्सा एयर है और हमारे पास एक लाइट सोर्स है जो कि ग्लास के अंदर पड़ा हुआ है और ये जो रेड लाइट मैंने ड्रा की हुई है, दिस इज़ द बाउंड्री बिटवीन द एयर एंड ग्लास मीडियम। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो लाइट का पाथ ऐसे होगा। इस केस में क्या होगा कि सारी की सारी लाइट इस ग्लास के अंदर से निकल के बाहर एयर में चली जाएगी, यानी कि लाइट का कुछ हिस्सा भी इस ग्लास के अंदर नहीं रहेगा। तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से क्या होगा कि अब लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होने के बाद मीडियम के अंदर ही रहेगा और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि इस मीडियम से बाहर निकल जाएगा। इसी तरह अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को मज़ीद बढ़ाएं तो क्या होगा कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी वो बढ़ जाएगी, यानी कि इंसिडेंट लाइट का ज़्यादा हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा और बहुत ही कम हिस्सा रिफ्रैक्ट होगा। और अगर आप एक और चीज़ नोट करें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने के साथ साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है और जब आप एंगल बढ़ाते जाएंगे हत्ता कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे इंसिडेंट लाइट का मैक्सिमम हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा होगा और बहुत ही माइन्यूट हिस्सा इस मीडियम से बाहर निकल रहा होगा, यानी कि रिफ्रैक्ट हो रहा होगा और उसकी डायरेक्शन पैरेलल टू दी बाउंड्री होगी। और इस केस में जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 का। और अगर आप क्रिटिकल एंगल से मज़ीद एंगल बढ़ाएं तो फिर क्या होगा, फिर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगी, यानी कि सारी की सारी इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट होकर मीडियम के अंदर ही रह जाएगी और लाइट का कोई भी हिस्सा मीडियम के बाहर नहीं जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि सिग्नल ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं विदाउट एनी लॉस। ये तरीका ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इस्तेमाल होता है सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इंसिडेंट लाइट को ऑप्टिकल फाइबर के जो अंदर मीडियम होता है उसके क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा इंसिडेंट एंगल के ऊपर फॉल करवाते हैं, तो उससे क्या होता है कि लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है और इस तरह लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाती है और कोई भी सिग्नल ज़ाया नहीं होता, यानी कि उस मीडियम से बाहर नहीं निकलता। तो चलें अब हम शुरू कर लेते हैं कि कैसे हम एक प्रिज्म को इस्तेमाल करके ग्लास का हम क्रिटिकल एंगल मालूम कर सकते हैं। तो क्रिटिकल एंगल मालूम करने के लिए हमें क्या क्या अपरेटस चाहिए, इसके लिए हमें एक प्रिज्म चाहिए। जाहिर है हम प्रिज्म को ही इस्तेमाल करके ग्लास का क्रिटिकल एंगल निकालने वाले हैं। आपको एक स्केल चाहिए, एक पेंसिल चाहिए, एक कंपास चाहिए और आपको कॉमन पिन्स चाहिए और डी चाहिए। तो सबसे पहले आपने अपने पेपर को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रख के ये कॉमन पिन्स लगा देनी है कि ताकि एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पेज आपका हिले ना, ठीक है। उसके बाद आपने प्रिज्म को इस पोजीशन में रख देना है जैसे ये मैंने आपके सामने रखा हुआ है। फिर आपने क्या करना है कि इस प्रिज्म की बाउंड्री बनानी है। तो बाउंड्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पेंसिल की मदद से इस प्रिज्म की आप बाउंड्री बनाएं।
तो ये देखें, ये हमने इस प्रिज़म की बाउंड्री बना ली है। तो आप इस प्रिज़म को हटाएं और हटाने के बाद इनको आप जोड़ दें और इसको आप ए का नाम दे दें और इस पॉइंट को आप बी का नाम दे दें और इस पॉइंट को आप सी का नाम दे दें। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बाउंड्री बनानी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक पिन लेनी है और उस पिन को आपने, ये जो ए सी लाइन है इसके ऊपर कहीं पे भी लाइन के ऊपर आपने इसको अटैच कर देना। तो देखें यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, तो पिन हम सिर्फ यहाँ ही क्यों लगाएंगे, इसके अलावा और हम किसी जगह पे क्यों नहीं लगा सकते, इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा। तो उसके बाद आपने प्रिज़म को दोबारा रख देना है। ठीक है, तो ये मैंने प्रिज़म को दोबारा रख दिया उसी जगह पे, केयरफुली आपने रखना है इसको। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि ये जो दूसरा फेज़ है आपका ए बी, इस तरफ से आपने पिन को देखना है। ठीक है, और मैं अभी ख़ुद भी देखता हूँ और साथ साथ आपको भी दिखाता हूँ कि कैसे आपने इस पिन को देखना है और बाकी जो पिन्स हैं वो आपने कहाँ पे लगानी है। ठीक है, अब ये देखें, आप ए बी साइड से पिन को देख रहे हैं और आपको ये पिन नज़र आ रही है। ठीक है, अब आपने इस तरफ मूव करना है आहिस्ता आहिस्ता और आप मूव करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। ये देखें, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो पिन आपको नज़र आ रही थी वो गायब हो गई है। ये देखें, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, दोबारा आप इस तरफ मूव करें तो ये देखें, ये पिन आपको दोबारा नज़र आनी शुरू हो गई है। ठीक है, और इस तरफ को अगर आप मूव करते जाएंगे तो आपको पिन नज़र आती जाएगी। ठीक है, और अगर आप इस तरफ मूव करें तो एक पॉइंट के बाद आप ये देखेंगे कि पिन मध्यम होना शुरू हो जाती है, उसके बाद जो है वो पिन गायब हो जाती है। ये देखें, ये मध्यम होना शुरू हुई और ये देखें यहाँ पे आके पिन गायब हो गई, आपको पिन का कोई भी इमेज नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये देखें, ये पिन आपको नज़र आ रही है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे इस तरफ पिन्स लगानी है। आपने कैसे पिन्स लगानी है कि आपने अपने हेड को मूव करना है और मूव करते करते जैसे ही आपको फील हो कि पिन मध्यम होना शुरू हो गई है, उसी पॉइंट के ऊपर आपने पिन लगा देनी है, बिल्कुल इसी की लाइन में। ठीक है, तो ये देखें, हम इसको देख लेते हैं। मैं पिन भी आपके सामने फिर लगा दूँगा। ये देखें, अब आपने इस तरफ मूव करना है और देखना है जिस पॉइंट पे आपको फील हो कि पिन मध्यम होना शुरू हो गई है, उसी पॉइंट के ऊपर आपने पिन लगानी है। ये देखें, ये यहाँ पे मुझे फील हुआ है कि ये पिन मध्यम होना शुरू हो गई है। देखें, थोड़ा सा पीछे करें, ये देखें, यहाँ पे सही ब्राइट है और ये मध्यम होना शुरू हो गई है। ठीक है, इसके बाद ये देखें मध्यम हो रही है, तो ये ब्राइट है, ये मध्यम होना शुरू होगी। तो यहाँ पे आपने पिन लगा देनी है। तो ये देखें, अब इसी की बिल्कुल सीध में हम पिन लगाएंगे। तो ये देखें, इसी की सीध में ये पिन लग गई। अब एक और पिन को हमने लेना है और बिल्कुल इसी की सीध में लगा देना है। ठीक है, और आपने पिनें ऐसे लगानी है कि एक जो पिन लगी हो उसके पीछे आपको पिन नज़र ना आए दूसरी। तो ये देखें, दूसरी पिन मैंने यहाँ पे लगा दी। अब आप ये देख लें कि ये तीनों पिनें सीध में लग गई हैं। ठीक है, तो ये था पिन्स लगाना। तो अब मैं आपको ये बताऊँगा कि थोड़ी देर बाद के पिन जो है वो मध्यम क्यों होना शुरू हो जाती है और एकदम गायब क्यों हो जाती है। ठीक है, अगर आप एक तरफ मूव करते हैं तो पिन मध्यम होती है, अगर आप दूसरी तरफ मूव करते हैं तो पिन मध्यम नहीं होती। ठीक है, सिर्फ एक तरफ मूव करने से ही पिन मध्यम होती है। तो मैं वो अभी थोड़ी देर में आपको बता दूँगा। तो ये ऐसी लगी हुई पिन आपको नज़र आएंगी। फिर आपने इस प्रिज्म को उठा देना है और जहाँ जहाँ पे पिन्स लगी हुई थी वहाँ पे आपने मार्क लगा देना है। तो एक पिन यहाँ पे लगी थी, और दूसरी पिन यहाँ पे लगी है, और तीसरी पिन यहाँ पे लगी है। ठीक है, तो फिर अब आपको ये जो दो पिन्स आपने लगाई थी इनको आपने ज्वाइन करना है। तो ये देखें, मैं इनको ज्वाइन करने लगा हूँ। तो ये आपने इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक हो गया इस पॉइंट के ऊपर। अब हो क्या रहा है कि इस पिन से रोशनी आई,
इस बी सी फेज से रिफ्लेक्ट होने के बाद आप तक पहुंच गई, ठीक है। तो हमने इस बी सी फेज के ऊपर वो पॉइंट तलाश करना है कि जिस पॉइंट से रोशनी रिफ्लेक्ट होके हम तक पहुंची है। तो वो पॉइंट हम कैसे मालूम करेंगे? वो पॉइंट मालूम करने के लिए हमें इस पॉइंट का मिरर इमेज बनाना पड़ेगा। मिरर इमेज क्या होता है कि जैसे आप अगर शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो शीशे में आपको अपना इमेज नज़र आ रहा होता है, तो वो जो इमेज होता है उसको हम मिरर इमेज कहते हैं। और एक और बहुत ज़रूरी बात आपने नोट करनी है कि जितना फासला आपका और मिरर का होता है उतना ही फासला आपके इमेज का और मिरर का होता है, ठीक है। और अगर आप मिरर से दूर जाते जाएंगे तो आपका जो इमेज होगा वो भी मिरर से दूर जाता जाएगा, यानी कि मिरर से इमेज का फासला और मिरर से आपका फासला बिल्कुल बराबर होता है। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक का फासला और फिर यहाँ से इसके मिरर इमेज तक के फासले को हमने बराबर रखना है। तो मिरर इमेज आप कैसे बनाएंगे? उसके लिए यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से मिरर इमेज तक का डिस्टेंस आपको बराबर रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना आपको सिखा देता हूँ। परपेंडिकुलर लाइन तो आप स्केल से भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक प्रिसाइज मेथड बताऊँगा जिससे बिल्कुल एग्जैक्ट आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ तक ओपन करेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ तक, तो यहाँ पे फिर आप एक कट लगाएंगे, जिस तरह मैथमेटिक्स में नहीं लाइन बाइसेक्टर मालूम करते इस तरह ही। तो ये मैंने देखें यहाँ पे कट लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो आर्क का मिड पॉइंट होगा इनको आपने यूँ ज्वाइन कर देना। तो ये जो है वो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने डिस्टेंस बराबर करना है। तो ये देख लें कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। इस लाइन से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1.4 सेंटीमीटर है। तो ये डिस्टेंस भी आपने 1.4 सेंटीमीटर ही रखना है। तो ये 1 आ गया और ये तकरीबन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस क्यों बराबर रखना है ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो इमेज का डिस्टेंस होता है वो मिरर से उतना ही होता है जितना डिस्टेंस आपका मिरर से होता है। फिर आपने क्या करना है कि आपने इस पॉइंट को इस लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये वो पॉइंट आपने ढूंढ लिया है जहाँ से रोशनी रिफ्लेक्ट होके आप तक पहुँची है। तो आपने फिर इन दोनों लाइंस को भी ज्वाइन कर देना है। तो फिर आपको लाइट का पाथ पता चल जाएगा। तो अब जो लाइट का पाथ है वो क्या हुआ कि लाइट यहाँ से आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर इधर गई और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद आप तक पहुँच गई और आपने उसको देख लिया, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे 90 का एंगल ड्रॉ करें, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि आप प्रोटेक्टर से भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एक 90 का एंगल ड्रॉ करें तो ये जो आपका एंगल होगा नॉर्मल के साथ ये आपका क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है। क्योंकि इस एंगल के बाद जो पिन आपको नज़र आ रही थी वो मध्यम होना शुरू हो गई थी। ये तो मैं अभी आपको फिज़िक्स बताऊंगा कि आपने उसी जगह पे ही पिन क्यों लगानी है जहाँ पे पिन जो है वो मध्यम होना शुरू हो जाए। तो पहले हम क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, तो फिर मैं आपको इसकी फ़िज़िक्स बता दूंगा। तो अब आप डी से ये मेजरमेंट कर लें कि ये जो एंगल है ये कितना है। तो देखें आप यहाँ पे इसको हमें बढ़ा लेना चाहिए कि ताकि हम बिल्कुल सही एंगल मालूम करें। तो ये मैंने इसको बढ़ा लिया, ये जस्ट फॉर सेक एंगल मेजरमेंट के लिए। एंगल आ जाएगा तकरीबन 41.5 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा क्रिटिकल एंगल निकला वो तकरीबन कितना है 41.5 डिग्रीज़। तो आमतौर पे जो ग्लास होते हैं उनका जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब इस क्रिटिकल एंगल की मदद से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मालूम कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल
तो n इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन 41.5। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन 41.5 आ जाएगा 0.662, और अगर आप इसको 1 से डिवाइड करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका आ जाएगा तकरीबन 1.5। ठीक है, तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। तो चलें अब मैं आपको फिज़िक्स बता देता हूँ कि क्यों जहाँ पे नीडल मध्यम होना शुरू होती है वहाँ पे ही आप पिन लगाते हैं, और ए सी फेज़ के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर आप क्यों पिन लगाते हैं। ठीक है, तो चलें अब मैं आपको फिज़िक्स बता देता हूँ कि आपने ए सी लाइन के ऊपर ही क्यों पिन लगानी है, और दूसरा जब नीडल मध्यम होना शुरू हो जाए वहाँ पे ही आपने क्यों पिन लगानी है। तो पहले सवाल का तो जवाब बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप इस लाइन के ऊपर पिन नहीं लगाएंगे तो इस पिन की रिफ्लेक्शन आपको ए बी फेज से इस तरफ नज़र नहीं आएगी। यानी कि अगर आप इस जगह पे किसी भी जगह पे भी पिन लगा दें और उस पिन को आप ए बी फेज से देखने की कोशिश करें तो वो पिन आपको नज़र नहीं आएगी। तो क्या मतलब हुआ इसका कि उस पिन की रिफ्लेक्शन बी सी के थ्रू आपको इस फेज से नज़र नहीं आएगी। तो इसी लाइन के ऊपर अगर आप पिन लगाएंगे तो वो आपको ए बी फेज से नज़र आएगी, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू सी द इमेज ऑफ पिन। तो अब जो दूसरा सवाल है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड भी है कि क्यों जहाँ पे नीडल मध्यम होना शुरू होती है वहीं पे आप पिन लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉसिबल रिफ्लेक्शंस बनाई हुई हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारी नीडल यहाँ पे है तो बी और सी हर पॉइंट के ऊपर इसकी रिफ्लेक्शन होगी और उसको आप इस तरफ से देख सकेंगे। ठीक है, तो ये जो 1 वाली रे आपको नज़र आ रही है ये क्रिटिकल एंगल वाली है कि रोशनी यहाँ से आई, क्रिटिकल एंगल के ऊपर फॉल हुई। क्रिटिकल एंगल के ऊपर क्या होता है कि तकरीबन मैक्सिमम रोशनी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है और उसका कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रोशनी आपको यहाँ पे नज़र आ गई। ठीक है, तो आपने देखा था कि अगर आप इस तरफ को मूव कर रहे थे तो नीडल मध्यम होती जा रही थी। अब उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि अब ये देखें जो सेकेंड रे है ये आपको कैसे मिली, जब रोशनी यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर आके गिरी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद आप तक पहुंची है। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि इस केस में जो आपका एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से कम है। ठीक है, तो जब एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो क्या होगा कि रिफ्रैक्शन भी होगी। यहाँ पे आप देखें रिफ्रैक्शन भी हो रही है, यानी कि कुछ लाइट यहाँ से बाहर भी निकल रही है और इंसिडेंट रोशनी का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंच रहा है। तो जब कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंच रहा है तो जाहिर है फिर वो नीडल आपको मध्यम ही नज़र आएगी, क्योंकि इंसिडेंट लाइट का काफ़ी हिस्सा बाहर निकल गया और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंचा, तो इसलिए वो नीडल आपको मध्यम नज़र आई। फिर इसी तरह अगर आप मज़ीद एंगल को कम करें तो वो नीडल मज़ीद मध्यम होती जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप मज़ीद इंसिडेंस एंगल को कम करें तो कम हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा और ज़्यादा हिस्सा इस प्रिज्म से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर जो कम हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंचेगा जाहिर है फिर उसकी वजह से नीडल आपको मध्यम नज़र आएगी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप इस तरफ को मूव करें, इस तरफ को मूव करें तो नीडल आपको मध्यम होती हुई नज़र नहीं आती। तो ये वाले पॉइंट जो हैं वो आपको फिर कैसे मिल रहे हैं, ये वाली रे कैसे मिल रही है, ये देखें ये रे यहाँ से आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन्स कि सारी की सारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, उसका कुछ हिस्सा भी बाहर नहीं जाता। तो इसलिए जो रोशनी आप तक पहुंचेगी वो इस नीडल की पूरी ही होगी, इसीलिए वो नीडल आपको ब्राइट नज़र आएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इस तरफ देखते जाएं तो नीडल आपको ब्राइट ही नज़र आएगी, क्योंकि इस तरफ को जितने भी इंसिडेंस एंगल हैं वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हैं। ठीक है, बात समझ आ गई है? तो इसलिए आपने उस पॉइंट के ऊपर नीडल लगानी है जहाँ से आपकी नीडल मध्यम होना शुरू हो जाए। मध्यम होने का मतलब ये होगा कि जब रोशनी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है तो कुछ रोशनी लीक हो रही है। ठीक है,
सही है, यानी कि कुछ इसी पॉइंट से बाहर निकल गई और आपके पास कम रोशनी पहुंची है, इसी वजह से वो आपको मध्यम नज़र आई है। लेकिन हमें तो पूरी रोशनी चाहिए, तो इसलिए आपने उस पॉइंट के ऊपर नीडल लगानी है जहां से आपको बिल्कुल फील हो कि अब मध्यम होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो वहां पे आप नीडल लगा के तो आप क्रिटिकल एंगल मालूम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल के ऊपर भी लाइट का कुछ हिस्सा बाहर निकल रहा है और उसकी जो डायरेक्शन है वो ये है, यानी कि लाइट इस तरफ जा रही है, लेकिन लीक तो हो रही है ना, आप तक तो नहीं पहुंची। ठीक हो गया, तो जब बिल्कुल हल्की सी मध्यम होना शुरू हो उस जगह पे आप पिंस लगा के जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है उसके मुताबिक आप क्रिटिकल एंगल मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।